Hello friends, this video is all about third part of 7th chapter of our classic geography, and in this part we are going to learn about physical divisions of our country. इसमें हम अपनी कंट्री के फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले वाली पार्ट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं जो कि इस चैप्टर से थी, जैसे कि इंडिया की लोकेशनल सेटिंग के बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी हो या फिर सीखनी हो तो आप प्रीवियस वीडियोज़ पे रिफ़र कर सकते हैं या फिर इस चैप्टर के प्लेलिस्ट पे भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहली बात ये हमको पता है कि हमारी कंट्री जो है हर तरह के लैंडफॉर्म से परिचित है। हर तरीके की लैंडफॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स, ये सब कुछ है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब इसका मतलब अगर आप जानना चाहें कि जैसे माउंटेन्स पहाड़ तो आप जानते होंगे, प्लेट्यूज का मतलब होता है पठार, प्लेन्स मतलब समतल ज़मीनें, और कोस्ट का मतलब तट वाले किनारे जो नदी के किनारे होते हैं, और वहीं आइलैंड्स होता है द्वीप, ठीक है, जो चारों तरफ नदियों से या फिर पानी से घिरा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में प्रेजेंट है और इन्हीं को हम फिजिकल फीचर्स भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत आती हैं जो कि किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी जगह पे पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे सीधे नॉर्थ टू साउथ जाके कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें हम इसके ऊपर वाले मैप की मदद भी लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी नॉर्थ में, सबसे टॉप नॉर्थ में हमारे क्या पाया जाता है? हिमालय। हिमालय जो कि एक रक्षक की तरह, एक गार्जियन की तरह हमारी कंट्री की सुरक्षा करता है। जैसे अब हम मैप पे आते हैं, पहले देखिए आप, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में जो आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप मोस्ट में, वो है हमारा हिमालयाज़, और ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ पोर्शन कवर कर लेता है, जिससे बहुत सारी चीज़ों से हम सेफ़ हो जाते हैं बाहरी अटैक से। अभी तो वैसे अटैक्स होते नहीं हैं, लेकिन पुराने टाइम्स में जो बाहरी अटैक होते थे उनको, अटैकर्स को ये क्रॉस करके आना पड़ता, तो इसलिए बहुत सारी अटैक से ये सुरक्षित हो गया था, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारी जो नॉर्दर्न विंड्स बहती हैं, ब्लो होती हैं, उनसे भी हमारी सुरक्षा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सेंटिनल्स वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब ये होता है गार्जियन, रक्षक। अब हिमालय का मतलब क्या होता है, इसका नाम हिमालय पड़ा क्यों? तो जैसा कि अगर हिमालय वर्ड को अगर हम डाइसेक्ट करें तो आप देख सकते हैं हिम प्लस आलया, इसका मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। ये तो इंग्लिश हो गया। हिंदी में क्या मतलब होता है? हिम का मतलब स्नो, मतलब बर्फ़, आलया घर, आलय, उसको हम आलय बोलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जहाँ पर स्नो हो, जहाँ पर बर्फ़ हो, बर्फ़ का घर, तो इसीलिए इसका नाम हिमालय हो गया। नाउ द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। रेंजेस वर्ड से आप वाकिफ़ हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने रेंजेस वर्ड पढ़ा था कि वो क्या होता है। तो अब वही हिमालयन जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो 3 रेंजेस में डिवाइड है। कौन कौन सी? सबसे टॉप में, सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय कह सकते हैं उसको, या फिर आप हिमाद्री कह सकते हैं। और ये वो वाली रेंज है जहाँ पे पूरे विश्व भर में सबसे ऊंची पाई जाने वाली चोटियाँ, पहाड़ी चोटियाँ स्थित हैं। जैसे कि कौन सी होंगी वो? माउंट एवरेस्ट हो सकती है, K2 हो सकती हैं, यही दोनों हैं सबसे ऊंची वाली में। तो ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री सबसे टॉप मोस्ट वाला रेंज, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं, हम साउथ में आते हैं, तो हम उसको मिडिल रेंज बोल सकते हैं, मिडिल हिमालय बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हिमाचल। और यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस। अब अगर इसके भी नीचे, इसके भी साउथ में अगर हम आ रहे हैं, तो वो वाला रेंज कहलाता है हमारा शिवालिक रेंज, ठीक है। अब इसको हम मैप पे देख लेते हैं पहले। तो ये रहा ऑरेंज कलर में हमारा हिमालय, और ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स आपको दिख रही होंगी सबसे ऊपर वाली, वो कौन सी थी? हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। अब उसके नीचे आपको 2 स्ट्रिप दिख रही होंगी अलग अलग। तो एक तो थोड़ी देर बाद गायब हो गई है, लेकिन जो नीचे कंटिन्यू हुई है नीचे तक पूरा, वो वाली कहलाती है हिमाचल या फिर मिडिल हिमालय। और सबसे नीचे वाली कौन सी है? शिवालिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउंट हिमालयन रेंजेस के बारे में हमने बात कर ली।
अब अगर इसके भी नीचे आते हैं तो आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। और प्लेन्स वर्ड से भी आप वाकिफ़ हैं, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा था प्रीवियस चैप्टर में। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, तो वो लेवल और फ्लैट होते ही हैं, ये प्रॉपर्टी ही है प्लेन्स की। मतलब सब कुछ जो कुछ हमने उस वाली पार्ट में पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। नाउ दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स आपको नहीं पता होगा तो आपके बुक में सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। क्या मतलब है इसका? बहुत ही फाइन सॉइल। फाइन सॉइल का अर्थ क्या समझ सकते हैं आप? ऐसी मिट्टी जो बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, अच्छी का सेंस होगा कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। बेहतरीन का मतलब वही उपजाऊ, जहाँ पे हम लोग खेती अच्छे से कर सकें। तो और ये आती कहाँ से? ब्रॉड बाई रिवर्स। रिवर्स इसको लेकर आती हैं और एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन, और रिवर बेसिन पे डिपॉजिट। अब ये कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर हमने अभी बात की, ये आप मैप में आ जाते हैं। पहले देखिए, ये सबसे ऊपर रहे ग्रेट हिमालयाज, मतलब सॉरी हिमालयाज। ठीक है, अब हिमालयाज के जस्ट नीचे ये ग्रीन वाला पोर्शन हमारा प्लेन्स वाला पोर्शन है। और अगर अगर आप ध्यान से देखें, ये थोड़ी सी वायलेट कलर की लाइंस जो हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये क्या चीज़ है? ये है हमारी रिवर्स जो माउंटेन से निकल के प्लेन्स की तरफ आती हैं। अब माउंटेन्स तो ऊपर होते हैं, एलिवेटेड लैंड्स होते हैं, लेकिन प्लेन्स नीचे आते हैं। तो ऊपर से नदी गिर रही है, पानी गिर रहा है प्लेन्स पे, और जब ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ इकट्ठा करके लेकर आता है। वो पत्थर, जो माउंटेन्स के पत्थर होते हैं, उनको भी काटते हुए आता है, और उसके साथ साथ जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है सबको वो खींच के नीचे लेकर आता है। मतलब इरोडेड मटेरियल्स उसको हम बोल सकते हैं। ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही है। तो उन्हीं में आता है एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, और वो सारी सॉइल्स अब माउंटेन्स से पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा नीचे आ रही हैं। क्योंकि माउंटेन्स के जो स्लोप्स होते हैं बहुत स्टीपी होते हैं। स्टीपी का मतलब बहुत ऐसे तिरछे होते हैं, तो पानी बहुत तेज़ से गिरता है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो प्लेन से टकराता है तो प्लेन्स कैसे होते हैं? फ्लैट। तो फ्लैट होने के कारण पानी का बहाव, जो नदियों का बहाव होता है, वो धीरे हो जाता है। और इसी वजह से जो जो एलुवियल चीज़ें, जो मिट्टी और ये सारी चीज़ें वो ऊपर से खींचते हुए लेकर आ रही है नदियाँ, वो यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगती हैं, और इसी को हम रिवर बेसिन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि एलुवियल डिपॉजिट्स आते कैसे हैं। अब आगे हम बात करते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, तो हमने बात कर ली। दिस फाउंड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स। लेड डाउन बाय द रिवर्स, कौन कौन से रिवर्स के द्वारा नीचे लाए जाते हैं? इंडस के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्राइब्यूटरीज। अब रिवर्स के नाम तो आप जान गए, ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्राइब्यूटरीज के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डेफिनीशन है। एक अ रिवर और स्ट्रीम which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side। इसका क्या मतलब हुआ? एक नदी या फिर एक कोई एक स्ट्रीम, कोई भी पानी की स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर पानी की स्ट्रीम से, ठीक है, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देती है अपने पानी को वो उस वाली एक बड़ी सी नदी में मिला के। मतलब इसको हटाइए, मैं अच्छे से बताता हूँ। पहले यहाँ पे आप मैप में देखिए, तो सब अगर हम एक रिवर पकड़ें, ये इंदस रिवर आप देख रहे हैं ना, इसकी ओरिजिन पहले खोजते हैं। तो इसकी ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से निकल रही है। लेकिन आप देखिए, यहाँ से ये अकेले होके जा रही है इंडस, ठीक है, लेकिन चार नदियाँ और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये चारों भी इंडस में जाके मिल जा रही हैं। क्योंकि ये इंडस से छोटी छोटी हैं और जाके इंडस में मिल जा रही हैं। तो ये चारों नदियाँ इंडस की ट्राइब्यूटरी रिवर कहलाएंगी। हिंदी में इसको सहायक नदियाँ बोलते हैं। और इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी नदी हो, कोई भी पानी का वो हो, वो जब जाके एक बड़ी सी नदी में मिल जा रहा है
तो उसको हम ट्राइब्यूटरी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही था ट्राइब्यूटरी। अब वापस हम आते हैं अपने पोर्शन पे। कहाँ पे थे हम? ये इधर। These river plains provide fertile land for cultivation. That is the region for high concentration of population in these plains. तो ये सारी रिवर्स जो चीज़ लेकर आते हैं, जो एलुवियल डिपॉजिट लेकर आते हैं, वो बहुत फर्टाइल होता ही है। और जो फर्टाइल होगा तो वहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होगी, खेती बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छे से होगी। और ये एक कारण बन जाता है, एक मुख्य कारण बन जाता है कि लोग यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया होता है। हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। वेस्टर्न पार्ट, अभी हम नॉर्थ से थोड़ा थोड़ा साउथ आना स्टार्ट किए थे और अब हम वेस्ट में चल रहे हैं। और हमारे वेस्ट में क्या मिलता है हमको? ग्रेट इंडियन डिजर्ट। अब इसको मैप में देखते हैं पहले। अभी हम नॉर्थ में थे, ये हमने बात की हिमालयाज़ की। इसके थोड़ा सा और साउथ में आए तो हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब हम ज़रा सा वेस्ट जाते हैं और हमको क्या मिलता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट मिलता है। और ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट अगर आप अच्छे से देख सकते हैं अपन मैप में, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, राजस्थान भी यहीं पे है। तो राजस्थान में हमारा ग्रेट इंडियन डिजर्ट पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोकेशन जान गए इसकी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी सी क्या, एक ही लाइन है। इट इज़ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्टेज ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। तो डिजर्ट का मतलब ही होता है रेगिस्तान। और रेगिस्तान कैसा होता है? हो सकता है आप सुने हो, गर्म होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है, और सिर्फ रेत और बालू के लंबे लंबे स्ट्रेचेज होते हैं। स्ट्रेचेज मतलब सिर्फ बालू, और जहाँ तक आप देख सकते हैं बालू, रेत, यही सब आपको दिखाई देती है। और जब इतना गर्म, इतना सूखा सूखा सब कुछ यहाँ पे है, तो फिर वेजिटेशन जैसी चीज़ यहाँ पे कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे वही चीज़ें होंगी जो पानी के बिना बहुत अच्छे से चल सकें, मतलब थोड़े पानी में उनका काम चल जाए। तो उसी तरीके की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, नाउ टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब वेस्ट हटाइए, हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे फिर से आते हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स के फिर से हम साउथ में आते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वहाँ पे मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू किस लिए क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये ट्रायंगुलर होता है शेप में। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, वो ट्रायंगल जो है लैंड वाला है, और सॉरी, वो सारी ट्रायंगल जो होते हैं लैंड है इसके, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके पानी से ही मिल रहे हैं। और चौथा जो वो ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है वो लैंड ही हो जाता है। तो पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि तीन तरीके से, तीन तरफ से वो लैंड हो और चौथी तरफ पानी हो, तो इसलिए इसका नाम पेनिनसुलर प्लेट्यू पड़ गया। प्लेट्यू क्यों है? प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। प्लेट्यू भी एक एलिवेटेड लैंड होता है, लेकिन ऊपर से वो फ्लैट होता है। माउंटेन्स जो होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं ऊपर से, लेकिन प्लेट्यू जो होता है वो फ्लैट होता है। टेबल जैसे, जैसे आपका टेबल होता है कि ज़मीन से तो ऊपर एलिवेट हो गया है, ऊंचाई उसको मिल गई है, लेकिन ऊपर जो वो फ्लैट है। ठीक है, तो वो होता है प्लेट्यू। अब प्लेट्यू हम देख लेते हैं मैप में किधर है। ये येलो वाला पोर्शन जो भी आपको दिख रहा है, ये प्लेट्यू वाला रीजन है। ये इंडिया में इतने सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट साउथ में आप देखिए तो पूरा येलो येलो दिख रहा है, ये रहा प्लेट्यू। अब थोड़ी सी और इसके बारे में बात। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। रिलीफ का मतलब वही उससे है कि उसके फीचर से, तो अनइवन है। इसका क्या मतलब है कि बहुत अच्छे से हम कुछ कह नहीं सकते, सब इधर भी है उधर भी है, मतलब यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, बहुत अच्छे से रह भी नहीं सकते। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अनइवन, अनइवन का मतलब ऊबड़ खाबड़, ऐसे ऊंचा नीचा, मतलब समतल नहीं है। ठीक है, और इस रीजन में बहुत सारे हिल रेंजेस भी पाए जाते हैं, बहुत सारी। अब हिल रेंजेस होंगे तो वैलीज भी होंगी। हिल रेंजेस और वैलीज क्या होती हैं? हिल, कोई भी पहाड़ ऐसे ऊपर उठा है और उसके फिर बगल में दूसरा कोई पहाड़ ऊपर उठा है, तो बीच वाली जो
जगह बच रही है वो हो गई वैलीज़। तो जहाँ हिल होगा वहाँ वैलीज़ भी होंगी। Now, Aravalli Hills is one of the oldest ranges of the world. Border it on the northwest side. अरावली हिल्स इधर रहा, अरावली हिल्स ये देखिए नॉर्थ वेस्ट साइड में। और अरावली हिल्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है या हिल है जो भी है, रेंज है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, सॉरी। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस, और विंध्यास और सतपुराज भी इम्पॉर्टेंट रेंज जो कि इसी प्लेट्यूज़ में आते हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट बात कि नर्मदा और तापी रिवर जो है वो किधर बहती है, अरेबियन सी में बहते हुए जाती है, ये भी हम मैप में देखेंगे। और जो कि लाइक कर रही इसी प्लेट्यू वाले रीजन में, ये रही नर्मदा और तापी, तो ये बहते हुए सीधे अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। और ये वेस्ट की तरफ बह रही है, आप देख सकते हैं। बाकी सारी जो नदियाँ नीचे आप या फिर इसके अगल बगल में देखिए, महानदी हो गया, ये ईस्ट में बह रही है। उसके नीचे गोदावरी, कृष्णा या फिर जो भी कावेरी, ये सारी की सारी ईस्ट में बह रही हैं। जबकि ये दोनों नर्मदा और तापी ये वेस्ट में बह के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तो ये जीके वाला क्वेश्चन हो गया भाई, इसको आप याद कर सकते हैं। नाउ द वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में आपने सुना होगा। तो ये दोनों बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स हैं इस प्लेट्यूज़ के, जो वेस्टर्न घाट वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। और इस प्लेट्यू के बॉर्डर्स या फिर बाउंड्रीज आप इसको बोल सकते हैं। While the western Ghats are almost continuous, eastern Ghats are broken and uneven। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देखिए, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं दिया, ये दिया गया वेस्टर्न घाट्स, ये वाला ब्राउन वाला पट्टी देखिए आप, सीधा एकदम कॉन्टिन्यूस आपको दिख रहा होगा। लेकिन ईस्टर्न घाट वाले में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, फिर बीच में खाली, फिर यहाँ बीच में, फिर थोड़ा सा खाली, मतलब अनइवन है, एकदम जुड़ा नहीं है। यही बात थी यहाँ पे। अब उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। प्लेट्यू की खासियत क्या है कि ये बहुत रिच होता है मिनरल्स में, जो कि कोल और आयरन ओर वाले मिनरल होते हैं, प्लेट्यू से बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। नाउ टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई कोस्टल प्लेन्स। अब वेस्टर्न घाट्स के अगर वेस्ट में अगर हम जा रहे हैं या फिर ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में जा रहे हैं, तो हमें कोस्टल प्लेन्स जैसी चीज़ों को देखने को मिलेगी। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स अभी हमने बताया, नदी के तट, नदी का किनारा वाला पोर्शन होता है, नदी के किनारे वाले प्लेन्स जो हैं वो कहलाते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्योंकि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बगल हमारी सिर्फ नदियाँ ही हैं, तो उसके बीच में आने वाली प्लेन्स को हम कोस्टल प्लेन्स बोलेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भाई जो है बहुत नैरो है, ईस्टर्न वहीं पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है। एंड देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये अभी अभी हमने देखा। दिस रिवर्स हैव फाउंड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। हाँ, डेल्टाज क्या होते हैं, डेल्टाज वो रिवर्स ऑफ माउथ उनको बोल सकते हैं आप। तो ये इन्हीं रिवर्स के बीच में एक बहुत सारी डेल्टाज जो हैं वो फाउंड होते हैं, बहुत सारी डेल्टाज फॉर्म होते हैं। अब उनमें से सबसे बहुत फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और ये कैसे फॉर्म होता है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, तो उसके बीच में फॉर्म होने वाला डेल्टा जो कहलाता है वो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। इतना समझ गए आप। अब थोड़ा सा और बच्चा है, ये भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं। कौन कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अब लक्षद्वीप आइलैंड में दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। इनको कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है। कोरल आइलैंड्स क्यों कहा जाता है ये भी हम जानेंगे।
फ़िलहाल द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई इनटू, अभी हमने बताया इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। अब सबसे थोड़ी सी छोटी सी बात ये भी कि सुनामी भी बहुत डेंजरस चीज़ है, उसके बारे में बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जब भी भूकंप आता है और सी फ्लोर में जब इसका तगड़ा झटका महसूस होता है तो उसके कारण जो लहरों में उथल पुथल होती है और लहरें जो हैं बेकाबू हो जाती हैं, बहुत ऊंची ऊंची हो जाती हैं, उसी चीज़ को हम सुनामी बोलते हैं। अब सुनामी के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी 2004 में एक सुनामी आई थी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है, तो वो मेरे ख्याल से कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता मेरे लिए, तो इसलिए इसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं। आप बाकी आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। 2 चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं पहले। हमने एलुवियल डिपॉजिट ट्राइब्यूटरी देखा था। अब डू यू नो में आते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबंस डेल्टा। अभी हमने बात की थी सुंदरबंस डेल्टा कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। वो जब अरेबियन सी में गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके मिल जाती हैं, अरेबियन सी में ही मिलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये, सॉरी अरेबियन सी में नहीं, बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। वही हम कंफ्यूज हो रहे थे, चेक करना चाह रहे थे ना। अब डेल्टा क्या होता है? द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फाउंड एट माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर्स इंटर द सी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। तो भाई जब कोई भी 2 नदियाँ 3 नदियाँ जो भी जितनी भी नदियाँ जाके सी में मिलती हैं तो वो माउथ फॉर्म करती हैं, कि उसको माउथ ऑफ द रिवर बोल सकते हैं, और उसी चीज़ में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब अभी हमने देखा था कि जब हम उसकी बात कर रहे थे लक्षद्वीप आइलैंड्स की, तो उसको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। कोरल क्या होता है ये फिगर आप देखिए और अब इसको पढ़िए। कोरल्स आर स्केल्टन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। जो छोटे छोटे मैरीन मतलब होता है कि मतलब भाई नदी के पास आसपास आने वाले जाने वाले चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं उनके स्केल्टन्स होते हैं, उनको सॉरी उनके जो उन जीवों को पॉलिप्स कहा जाता है और उनके स्केल्टन्स को हम कोरल्स बोलते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाइड देयर स्केल्टन्स लेफ्ट। जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनके स्केल्टन्स बच जाते हैं वहीं किनारे पे। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ हार्ड स्केल्टन विच ग्रोज हायर एंड हायर। और उसके बाद उसके स्केल्टन्स पे जो है दूसरे पॉलिप्स का जन्म होता है, उस पर ग्रो होते हैं और फिर वो मर जाते हैं, फिर उन पे होता है, फिर वो मर जाते हैं। इसी तरीके से ये कोरल्स जो है बढ़ते चले जाते हैं, इनकी ऊंचाई इनको मिलती चली जाती है और इसलिए ये कोरल आइलैंड्स फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।